वेलकम बैक टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे साथ एजुकेशनल पॉडकास्ट में वो हैं जिन्होंने यूपीएससी आईएफएस में 2023 में ऑल इंडिया रैंक हमारी 14 हासिल की थी, सर गौरव लोधा सर। जो आईआईटी मद्रास से भी पढ़े हुए हैं, तो सर की पूरी जर्नी भी जानेंगे, स्ट्रेटजी भी जानेंगे और अभी तक का एक्सपीरियंस भी जानेंगे। तो थैंक यू सो मच सर जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। वेलकम वेलकम। तो सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं, हम एकदम बचपन से लेके स्टार्ट करते हैं कि जब स्टार्टिंग फेजेस में जब स्टूडेंट्स होते हैं, 9th 10th 11th 12th जब स्टूडेंट होते हैं, तो उस समय आपका कैसा इन्वायरमेंट था, आपके आसपास कैसा मतलब माहौल था। साथ में आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम भी इन्वायरमेंट का कितना रोल है जब ऑनलाइन एजुकेशन इतना आगे बढ़ रहा है। सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैं मेरी स्कूलिंग और 12th क्लास तक मैं जोधपुर में ही था, मैंने वहीं से पढ़ाई की। उसके बाद एक साल में कोटा गया था आईआईटी की तैयारी के लिए। और एक साल कोटा में तैयारी के बाद मेरा आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन हुआ था। मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास से। और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी चालू की। मेरा तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर हुआ और उसमें मुझे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन पोस्टल सर्विस दोनों अलॉट हुई थी। तो मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को चुना और उसमें मुझे गुजरात कैडर लॉकेट हुआ है। अभी करंटली मैं एसीएफ सूरत असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सूरत की तरह पोस्टेड हूँ गुजरात में। रही बात एनवायरनमेंट की, तो मैं मेरी फैमिली में फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। उससे पहले हमारे घर में या हमारे एनवायरनमेंट में इतना पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो ये सब कुछ नया था। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे परिवार में साइंस ली थी, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं। और उसके बाद फर्स्ट टाइम घर के बाहर भी कोटा गया था तैयारी करने के लिए, तो ये भी फर्स्ट टाइम ही था। तो सब कुछ एक तरह से फर्स्ट टाइम ही हुआ, बाहर जाना, इंजीनियरिंग करना, फिर यूपीएससी करना। तो इन्वायरमेंट इतना प्रो एकेडमिक्स नहीं था, बट हमेशा सपोर्टिव था, कभी पेरेंट्स ने ना नहीं बोला। और रही बात अभी की, तो अभी भी इन्वायरमेंट, अभी सिविल सर्विसेज में ये होता है कि आप जहाँ पोस्टेड रहते हो तो इतना एकदम नया इन्वायरमेंट होता है, नए लोग होते हैं, नई जगह होती है। तो यहाँ पे एज सच फैमिली वाला या फ्रेंड्स वाला इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। बट वो है कि काम में कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने का हमेशा एक मोटिवेशन रहता है कि कैसे हम पब्लिक के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। तो वो एक मोटिवेशन ही फैक्टर होता है और उसी से हम अपने आप को इंस्पायर करते हैं और काम करते हैं। तो आपने जैसे बताया कि घर के आप पहले ग्रेजुएट हैं, उस समय उतना अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं था और हम्म। आप फिर आईआईटी के लिए कोटा भी गए प्रिपरेशन करने। तो सबसे हाँ, पहले सर आपको आईआईटी के बारे में कब पता चला था, जेई एग्जाम के बारे में कब पता चला था। मुझे क्लास 10 में ही पता चला था, क्योंकि क्लास 10 के बाद जनरली हमें सब्जेक्ट चूज करना होता है, साइंस, मैथ्स और कॉमर्स में से। तो उस टाइम देखा जाता है कि क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल है, क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल है। और मेरा इन जनरल थोड़ा सा साइंस और मैथ्स को लेके इंग्लिश इंक्लिनेशन रहा है। तो मेरा ऐसा था कि मेरे को साइंस मैथ्स लेनी है। और साइंस मैथ्स के बाद दो तीन ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग करना है या आपको रिसर्च में जाना है, उस टाइप से। तो मेरा वो था कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है और इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट आईआईटीज एग्जाम होते हैं। तो मैंने 12th के साथ भी अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं थी, मुझे पीछे की रैंक मिल रही थी। तो फिर मैंने एक साल ड्रॉप करके कोटा गया और फिर वापस तैयारी करके फिर आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन हुआ मेरा। सर जब आपने बताया था कि स्टार्टिंग में बताया था कि आर्ट्स बच्चे लेते थे उस समय, जब आप उस टाइम पे थे 10th में, आपने वहां पे मैथ ली, तो उस समय पेरेंट्स का सपोर्ट कितना था, क्योंकि अभी भी अब उल्टा हो चुका है, बच्चों को मैथ्स लेने के लिए फोर्स किया जाता है या फिर साइंस लेने के लिए फोर्स किया जाता है। पेरेंट्स का सपोर्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला, हमेशा से ही था। उनका ये था कि जो करना है मन से करना है, ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती करना है। और उनका ये भी, उनको पता था कि हमें इस फील्ड का इतना आइडिया नहीं है, तो जो तुझे करना होगा
खुद से ही सीखना है, समझना है, लोगों से पूछना है और करना है। हम ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट्स का वो बैकग्राउंड नहीं था। तो उस मामले से देखा जाए तो सपोर्टिव थे, लेकिन रही बात गाइडेंस की तो वो लिमिटेड थी। तो फिर मेरा ऐसा रहता था किसी से पूछूं, किसी से समझूं और अपने आप को प्रिपेयर करूं आगे के लिए। सर, जब आपने आईआईटीज की प्रिपरेशन की थी तो लैक ऑफ रिसोर्सेज होते थे। आज के टाइम में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फिर आप कोटा भी गए। तो आपको क्या लगा कि आपने बताया था कि 11th 12th में प्रिपरेशन आपने खुद से की है, उसके बाद आप कोटा गए, क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि बच्चे आज भी कोटा से रैंक आ रही है, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको कोटा जाने के बाद लगा? कोटा की दुनिया बहुत अलग थी। 11th 12th में हम हमारे घर पे थे, कंफर्ट जोन था कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली है, टेस्ट दे दिया है, जितना प्रैक्टिस हो सकती थी कर लिया है। लेकिन जब कोटा जाते हैं तब रियलाइज होता है कि कंपटीशन क्या है, किस लेवल पे प्रिपरेशन हो रही है, किस लेवल पे गाइडेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो बहुत डिफरेंस था। वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी की थी कोटा में जाके, प्रॉपर क्लासेस होती थी, फिर हम शाम को आके प्रैक्टिस करते थे, हर वीक टेस्ट होते थे। और एक जो एनवायरनमेंट होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वो था कोटा में। और साथ ही साथ टीचर्स भी वहाँ के बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत प्रोफेशनल थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोटा का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, एटलीस्ट उस टाइम पे। एंड वहां जाने से मुझे काफी फायदा हुआ। तो आपने आईआईटीज की प्रिपरेशन कब की थी और कोटा कब गए थे? मैं 10th के बाद मैंने आईआईटी की चालू की थी प्रिपरेशन। 11th 12th तो जोधपुर से ही की थी। और उसके बाद 2014 से 2019 में आईआईटी मद्रास में मैंने किया था बीटेक प्लस एमटेक। तो उससे एक साल पहले मतलब 2013-14 में मैं कोटा में था। और 2011 से 13 तक मैंने जोधपुर से 11th 12th किया था। सर, तो आज से लगभग ये 15 साल हो गए हैं इस बात को, 13-14 साल ऐसा। सर, जब आपने कोटा में जाके प्रिपरेशन किया, फिर रैंक आया, आपने बताया कि 12th में उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, फिर आपने ड्रॉप लिया। आपने स्टार्टिंग में बताया था इन्वायरमेंट उतना सपोर्ट, मतलब सपोर्टिव तो था बट उतना नॉलेजेबल नहीं था, तो घर वालों ने परमिशन दी कि हाँ ठीक है तुम ड्रॉप लो? थोड़ा सा हेजिटेंसी था। एकदम से उनके लिए भी ये सब कुछ नया था कि ये ड्रॉप क्या होता है, सीधा कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है। और उस अटेम्प्ट में भी मुझे एनआईटी तो मिल रहा था, आईआईटी नहीं मिल रहा था। तो उनका था कि एनआईटीज भी अच्छे कॉलेज है, वहां चला जा। बट मेरा था कि नहीं, करना है तो अच्छे ही कॉलेज से करना है। एंड थोड़ा सा हेजिटेंसी था, लेकिन उनको मैंने विश्वास दिलाया कि मैं और मेहनत करूंगा और पढ़ाई करूंगा और रैंक इम्प्रूव करूंगा। तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया और इवेंचुअली रैंक अच्छी आई और आईआईटी में एडमिशन मिल गया। सर, प्रिपरेशन टाइम में आपकी ड्रीम आईआईटीज क्या थी? ड्रीम आईआईटीज तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा वो था कि ओल्ड आईआईटीज में जाना है। तो बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, उसके बाद रुड़की रुड़की है, है। वाराणसी है, खड़गपुर है। तो मेरा ये था कि ओल्ड आईआईटीज में जाना है क्योंकि दे एस्टैब्लिश्ड आईआईटीज थी। और जो नई आईआईटीज थी उस टाइम बहुत ही नई थी, जब 2013-14 की अगर बात करें। तो बस ये था, ऐसा फिक्स नहीं था कि इसी आईआईटी में जाना है या यही ब्रांच करनी है। मेरा ये था ओल्ड आईआईटी में जाना है। बाकी तो जो रैंक और जो ब्रांच मिलेगी उस हिसाब से सेलेक्ट करूंगा। सर, फिर बात करते हैं कि आपकी आईआईटीज की जर्नी कैसी रही। वहां पे आपने बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर गुजारे हैं आईआईटी मद्रास में, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? साथ में आपने बताया था कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो उस समय आपने क्या सोचा था कि सिविल इंजीनियरिंग मैं क्यों करूं? क्या स्कोप आपने उस समय थिंक किया था? और क्या उस समय आपने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी की लाइन में जाना है, सिविल सर्विसेज की लाइन में जाना है? आईआईटीज में 5 साल बहुत ही अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। नया एनवायरनमेंट था, नया कल्चर था, नई लैंग्वेज थी। मैं राजस्थान से हूँ और सीधा तमिलनाडु गया था, तो बहुत कल्चरल डिफरेंस भी था। लेकिन हमेशा वो रहता था कि सीखना है, किसी से देखना है, कुछ नया करना है। तो वो काफी प्रोडक्टिव 5 साल रहे थे आईआईटी में। और उसके साथ साथ रही बात कि क्या सीखा है, तो वहाँ मेरा ऐसा था कि इंजीनियरिंग में कुछ नया करूँ, कुछ इनोवेटिव करूँ।
तो वहाँ मैं वहाँ के सेंटर फॉर इनोवेशन में हेड भी था। तो मेरे नाम पे मैंने वहाँ नई नई चीज़ों पे काम किया, मेरे नाम पे 4 पेटेंट भी है। और सिविल सर्विसेज का आइडिया मुझे फोर्थ ईयर के एंड में लगा। मैंने जब मेरा इंटर्नशिप किया प्राइवेट सेक्टर में, तब 2 महीने में मुंबई में था, कॉरपोरेट में काम किया था। तो उस समय जब इंटर्नशिप मेरी खत्म हुई, जब मैं वापस आया फाइनल ईयर के लिए, तब मुझे लगा कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है उसमें मुझे इतना मजा नहीं आया। मुझे कुछ अलग करना है, नया करना है, और ऐसा करना है जहाँ मेरा जो टैलेंट है वो काम आए। तो उस समय फिर मेरा ऐसा था कि मुझे किसी लीडरशिप रोल में जाना है और पब्लिक के लिए या देश के लिए कुछ करना है, ये एक शुरू से इच्छा थी। उसके बाद फिर यूपीएससी का पता चला मुझे कि ये एक एवेन्यू है जहाँ पे यंग एज में लीडरशिप एवेन्यूज मिलते हैं, और साथ ही साथ पब्लिक के लिए, स्टेट के लिए काम करने का भी मौका मिलता है। तो फिर मैंने फाइनल ईयर में मैंने पता किया कि यूपीएससी क्या होता है, और फिर फाइनल सेमेस्टर से मैंने तैयारी चालू की थी, थोड़ी थोड़ी तैयारी चालू की थी। और फिर जब ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद मैं दिल्ली आया, और उसके बाद फुल फ्लेज तैयारी चालू की। सर, तो अगर हम आपने बताया था कि आप जोधपुर से, राजस्थान से निकल के तमिलनाडु गए, क्या डिफरेंस लगा कि आप वहां पे गए और अभी आप गुजरात में हैं? क्या डिफरेंस लगता है कि अलग अलग एक डाइवर्सिटी में आपने सरवाइव किया है? इंडिया जैसे कि हमें पता है बहुत ही कल्चरली डाइवर्स कंट्री है। मैं एक तरह से राजस्थान, वो भी वेस्टर्न राजस्थान से हूँ, डेजर्ट एरिया से निकल के मैं कोस्टल एरिया गया था, एकदम कोस्ट पे है चेन्नई। और लैंग्वेज, कल्चर, फूड हैबिट सब कुछ अलग था। तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा एडजस्ट करने में, सीखने में, समझने में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और धीरे धीरे दोस्तों से समझा, तमिल थोड़ी सीखने की, समझने की कोशिश करी। और फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस तो शुरू से ही था कि मैं नई जगह जाऊंगा, कुछ नया होगा। तो वो तो इशू नहीं आया, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद से आदत बढ़ गई, और आईआईटी मद्रास फिर मेरे एक तरह से दूसरा घर बन गया। और खाने पीने का भी वहाँ का कल्चर बहुत अलग था राजस्थान से। तो शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, लेकिन फिर एक्सेप्टेंस था और अच्छा लगने लगा। और फिर वो हो गया कि आने वाले जो 4 साल थे, 4.5 साल थे, आईआईटी मद्रास एक तरह से हमारा दूसरा, मेरा दूसरा घर बन गया। और अभी गुजरात से कंपेयर करें तो गुजरात का भी कल्चर यूनिक है। वो एक डेजर्ट डेजर्ट वाला भी स्टेट है, प्लस कोस्टल स्टेट भी है। बट उसकी सिमिलैरिटी राजस्थान से काफी सिमिलर है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट है। तो पर यहाँ की भाषा, यहाँ गुजराती है, और हमारा सारा जो काम होता है वो गुजराती में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा गुजराती में है। तो अगेन पहले हिंदी थी, फिर राजस्थान में हमारे यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है, फिर चेन्नई गए तो वहाँ तमिल बोली जाती है, फिर अब गुजरात आए तो यहाँ गुजराती बोली जाती है। तो काफी यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। और उससे पहले मैं 2 साल देहरादून में था जहाँ ट्रेनिंग हुई थी हमारी। तो वहाँ का एकदम यूनिक कल्चर है, वो पहाड़ी कल्चर चलता है वहाँ पे। तो इंडिया के डाइवर्स स्टेट्स में रहने का मौका मिला है। तो और हर जगह रहते हैं तो वहाँ की कुछ नई लर्निंग्स होती है, नए चैलेंजेस होती है। बस वही हमेशा रहा है कि हर जगह से कुछ अच्छा सीखें, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके और अच्छा काम कर सके। तो जैसे अभी जेई एडवांस का रिजल्ट भी आउट हो चुका था और अब बच्चे जाएंगे आईआईटीज में, तो आपका क्या माइंडसेट था जब आप फर्स्ट ईयर में थे, और बच्चों को क्या माइंडसेट रखना चाहिए, या फिर आपने क्या मिस्टेक्स की थी फर्स्ट ईयर में जो बच्चों को नहीं करना चाहिए? क्या माइंडसेट लेके जाना चाहिए जिससे वो फ्यूचर में ग्रो कर पाए? मैं तो बहुत ही ओपन माइंडसेट से गया था कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, मुझे जितना हो सकता है सीखना है, खुद को इम्प्रूव करना है, और कुछ ना कुछ प्रोएक्टिवली परस्यू करना है। ये एक मैंने देखा है, कई लोग जब आईआईटी क्लियर हो जाता है तो फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। और मेरे सारे काफी क्लासमेट्स, बैचमेट्स थे जो, उनका ऐसा था कि भाई अब आईआईटी क्लियर हो गया, अब हमें लाइफ में चिल करना है। तो कुछ दिन भर मूवीज देखते थे, चिल करते थे, सोते थे। बट मेरा ऐसा था कि जितना हो सके मुझे कुछ नया करना है, नया सीखना है। और मैंने जैसे डिसाइड किया था कि मैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में ये क्लियर कर लिया था कि मुझे किस में काम करना है। कुछ लोग कल्चरल्स में एक्टिव होते हैं, कुछ लोग एकेडमिक्स में एक्टिव होते हैं, तो सबका अपना अपना होता है, लेकिन किसी चीज में एक्टिव होना जरूरी है। कुछ लोग स्पोर्ट्स में होते हैं,
आप किसी में एक्टिव नहीं होंगे तो ओवर द एंड ऑफ 4 या 5 इयर्स आपको रियलाइज होगा, अरे मैंने 4-5 साल कुछ नहीं किया। तो यही सबको मैं कहना चाहूंगा कि कुछ प्रोएक्टिवली कुछ भी एक फील्ड या 2 फील्ड में आप परसू कीजिए, ताकि आप जब ग्रेजुएट हो वहां से, तब एकेडमिक्स के साथ साथ जो आपका रेगुलर स्टडीज है उसके साथ साथ 1 या 2 ऐसी चीजें हो कि आप कह सके कि हाँ मैंने ये किया था, और वो आगे आपकी लाइफ में भी आपको हेल्प कर सके। तो फिर आते हैं यूपीएससी जर्नी। अगर आप यूपीएससी जर्नी को ब्रीफ में समझाएं कि आपकी यूपीएससी जर्नी कैसी थी, अटेम्प्ट्स क्या क्या लगे, और उसके बाद रैंक तक की कहानी। यूपीएससी जर्नी डिफिकल्टी थी। मेरा तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ और अच्छी मार्जिन से क्लियर हुआ, फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर हुई। और उसके बाद मेंस दिया था। तो पहले सिविल्स का मेंस दिया था, फिर फॉरेस्ट का मेंस दिया था। फिर दोनों के इंटरव्यू कॉल आए थे। और अनफॉर्चुनेटली उस साल ऐसा हुआ था कि जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू है वो सिविल्स के रिजल्ट के बाद आया था। तो मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू, जब सिविल्स का फाइनल रिजल्ट आया था उसमें मेरे को रैंक नहीं मिली थी, मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। और उसके जस्ट 7 दिन बाद फॉरेस्ट का इंटरव्यू था। तो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड था कि यार 3 साल हो गए हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। और एक एक इमोशनली चैलेंजिंग फेज होता है कि जब आप बार बार तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और एग्जाम क्लियर नहीं होता है। बट समहाउ मैंने अपने आप को संभाला, फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया, और कुछ 10 से 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आया, और उसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 14 आई फॉरेस्ट सर्विस में। तो काफी खुशी का मोमेंट था मेरे लिए। और उसी के थोड़े टाइम बाद यूपीएससी की रिजर्व लिस्ट आती है। जिन जिन लोगों का 3 से 4 नंबर से रह जाता है तो एक रिजर्व लिस्ट आती है, तो उसमें मेरा नाम था, क्योंकि मेरी फाइनल कट ऑफ 3 नंबर से रही थी। तो उसके अंदर मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस मिला। तो मैंने डिसाइड किया कि फॉरेस्ट सर्विस में जाऊंगा, उसमें रैंक भी मेरी अच्छी थी और उसमें अच्छा कार्डर मिलने के भी चांसेस थे। प्लस फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में भी आता है, एंड नेचर से, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ हमारा काम रहता है। तो इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि मैं फॉरेस्ट सर्विस को परस्यू करूंगा। और उसके बाद मैंने फिर देहरादून में हमारी जो एकेडमी है वहाँ ट्रेनिंग की, और लगभग 1.5 साल की वहाँ ट्रेनिंग होती है। और अभी लास्ट ईयर अगस्त में फिर फुल टाइम पोस्टिंग के साथ गुजरात में आया वापस। तब जब आपने आईआईटीज के बाद यूपीएससी जर्नी स्टार्ट किया, तो हाँ। उस समय आपको क्या चैलेंजेस थे? क्या आईआईटीज में जाने के बाद, जैसे कि हम रेशियो देखें, इंजीनियर बहुत ज्यादा यूपीएससी क्रैक करते हैं, तो क्या ये कॉन्फिडेंस था, साथ में ये भी कॉन्फिडेंस था कि मैंने आईआईटी क्रैक किया है? नहीं, दोनों बहुत ही अलग एग्जाम्स है। दोनों इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से है, लेकिन जो पैटर्न है, जो चीज टेस्ट की जाती है दोनों एग्जाम से बहुत अलग है। आईआईटीज में इट इज मोर ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, और यूपीएससी में इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और लंबा प्रोसेस है, एक दिन का एग्जाम नहीं है, 1 साल का एग्जाम है यूपीएससी। एंड शुरू शुरू में तो बहुत इशू आए थे, जैसे कि मैंने बताया मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम या क्वेश्चन करने की आदत थी। लेकिन मेंस सब्जेक्टिव था, तो वो इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है टू द पॉइंट लिखो, कट टू कट लिखो, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो। जबकि यूपीएससी का जो मेंस का पैटर्न है बिल्कुल अलग है, उसमें आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है, डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो वो सारी आदत बिल्कुल नहीं होती इंजीनियर्स के लिए, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। और मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मेंस इसीलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टाइल से आंसर लिख रहा था, छोटे आंसर्स लिख रहा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये वाली जो चीज़ है मैं गलत कर रहा हूँ। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उसको इम्प्रूव किया, उसको सुधारा। और रही बात आईआईटी से आने की, तो इतना कुछ एडवांटेज रहता नहीं है। ओनली थिंग इज कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट है वो रहता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रीलिम्स में स्पेशली सी सैट में मदद हो जाती है। लेकिन पेपर 1 तो सबके लिए चैलेंजिंग और डिफिकल्ट होता है। कई लोग आईआईटी से हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटियंस को एडवांटेज होता है, उल्टा मैं तो बोलूंगा इंजीनियरिंग वालों को डिसएडवांटेज ही रहता है, क्योंकि मेंस तो पूरा ही आर्ट्स वाली थीम पे होता है। सब्जेक्ट सारे हमारे लिए नए होते हैं। इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है जो जीएस के किसी सब्जेक्ट से मैच होता है।
और अगर ऑप्शनल भी आप ह्यूमैनिटीज वाला ले लो तो इंजीनियरिंग का कोई रोल नहीं रहता है यूपीएससी में। तो ये जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि इंजीनियरिंग वालों को एडवांटेज है। मेरे हिसाब से तो उल्टा डिसएडवांटेज है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले या कॉमर्स वालों के काफी सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ओवरलैप नहीं होता है मेंस में। तो चैलेंजेस थे, बट वही है कि उनको सीखा, गलतियों को एक्सेप्ट किया, उनको इम्प्रूव करके फिर एग्जाम क्लियर किया। सर आपने दोनों एग्जाम क्रैक किया है, अगर आपको डिसाइड करना हो यूपीएससी हार्ड है या फिर आईआईटी जेई मेंस जेई एडवांस, कौन सा हार्ड है? दोनों ही बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है और कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक आपकी ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस को, एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, एक आपके रेजिलियंस को, हार्डवर्क को टेस्ट करता है। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स में एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं दोनों क्लियर कर पाया, लेकिन दोनों को कंपेयर करना बहुत ही गलत चीज होगी मेरे हिसाब से। सर तब भी अगर एक का नाम लिया जाए जो हार्ड हो, नहीं, मुश्किल है मेरे लिए। जो आपको बहुत, लगा कि ये हार्ड है। मतलब दोनों में ही मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे। आईआईटी भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, यूपीएससी थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो बहुत डिफिकल्ट है। आईआईटी में ये है कि पेपर सबके लिए बराबर होता है, सिलेबस से आता है। यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है सच प्रीलिम्स का। इस साल का भी आप पेपर देख लीजिए, या मतलब कुछ भी पूछते हैं। तो वो एक जरूर है कि आईआईटी में हार्डवर्क को, मेहनत को रिवॉर्ड किया जाता है। यूपीएससी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने मेहनत की है तो आप क्लियर कर पाओगे। यूपीएससी में लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आईआईटी में ऐसा है कि लक के साथ अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आप फॉर श्योर एग्जाम क्लियर करेंगे। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। तो उस मामले में देखा जाए तो आई वुड से कि आईआईटीज का जो एग्जाम है थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर्ड है। जो मेहनत करेगा वो निकाल लेगा। यूपीएससी में मेहनत के साथ लक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर आपने बताया कि आपका प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था, बट मेंस आपके दो अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए थे, तो उस हाँ। समय क्या माइंड में चल रहा था? क्योंकि एज अ देखा जाए तो आपने आईआईटी भी क्रैक किया, आईआईटी मद्रास एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था कि हाँ टाइम लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फेलियर्स आती है लाइफ में, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम फेलियर आती है, तो गिव अप करने का ऑप्शन उनके पास रहता है। आपने क्या सोचा उस समय? हाँ, काफी डिफिकल्ट टाइम था, स्पेशली जब मेंस का रिजल्ट आता है और आप देखते हो कि आपका नाम नहीं है लिस्ट में। और एक और सैड चीज ये होती है कि यूपीएससी में जो मार्क्स है कि आपने कहाँ गलती की है, वो ऑलमोस्ट आपको 6 महीने बाद पता चलता है मेंस के। तो तब तक आप एनालाइज भी नहीं कर सकते कि यहाँ मैंने गलती की है और यहाँ मुझे सुधारना है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन वही है कि दो, जब मल्टीपल बैक टू बैक मेंस क्लियर नहीं हुए तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मैं फंडामेंटल गलती कर रहा हूँ। तब मैंने मेरी आंसर राइटिंग को बहुत सुधारा। मेरे ऑप्शनल पे मैंने काम किया, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होते हैं प्रॉपर आंसर में, मैंने उस पर रिलीजियसली काम किया। मैं डेली आंसर राइटिंग करना चालू किया और डेली उसको एसेस करता था कि मैंने क्या गलती की है। और उस हिसाब से मैंने धीरे धीरे मैंने आंसर राइटिंग मेरी इम्प्रूव की। तो मेरे दोनों मेंस में 360 मार्क्स आए थे चारों जीएस पेपर में। लेकिन जब थर्ड अटेम्प्ट हुआ मेरे 420 मार्क्स आए। तो मैंने ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किया था मेरे मेंस की आंसर राइटिंग में। तो उससे मेरा स्कोर काफी इम्प्रूव हुआ और मुझे अच्छी रैंक लाने में हेल्प किया। तो बहुत सारे बच्चों को आंसर राइटिंग में ही मेन इशू होती है, तो और आपने भी बताया कि आपको भी स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग में इशू होती थी, अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आया, तो मेंस के लिए बच्चों को कैसे फोकस होकर तैयारी करना चाहिए, या फिर जिसका मेंस नहीं निकल पा रहा है? मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग। तो पहले दो अटेम्प्ट में मैं क्या करता था, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करता था कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, नोट्स बना लूँ। और फिर ऐसा होता था कि संडे संडे या एक हफ्ते में किसी एक दिन में टेस्ट देता था 3 घंटा और बस। तो ना उसको मैं अच्छे से एनालाइज करता था, ना मैं डेली की प्रैक्टिस करता था। और मेरा ऐसा रहता था कि कंटेंट पे और नोट्स में और उन सब पे ध्यान रखूं ताकि मैं अपना जो नॉलेज है बढ़ा सकूं। लेकिन मेंस में नॉलेज से नंबर नहीं आते, मेंस में लिखना होता है और 3 घंटे लगातार लिखना होता है। और
बैक टू बैक लिखना होता है आपको 5 पेपर। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने डेली का फिक्स कर लिया कि मैं शाम को 1 से 1.5 घंटा सिर्फ आंसर राइटिंग करूंगा। तो ओवर दी से 70-80 डेज जो हमें मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, मैंने डेली के 10 क्वेश्चन मैंने हैबिट बना दी थी, और फिर संडे को मैं 3-3 घंटे का टेस्ट भी लिखता था। तो ऐसा हो गया था, मैंने उन 70-80 दिन में 1000 के ऊपर आंसर लिख लिए थे। तो वो जो प्रैक्टिस है कि भाई कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी आउट ऑफ द सिलेबस कोई टॉपिक पूछ रहे हैं, मेरी हैबिट हो गई थी मैं कि उसका आंसर लिख सकता हूँ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप नॉलेज पे या नोट्स पे फोकस कम करिए और आंसर राइटिंग में ज्यादा फोकस करिए। कि कैसा भी क्वेश्चन है, मैं उसका अगर 2 पेज या 3 पेज भर सकता हूँ, उसमें रिलेवेंट एग्जाम्पल, रिलेवेंट डेटा या रिलेवेंट डायग्राम बना सकता हूँ, तो आप 100% मेंस को क्लियर कर लेंगे। तो वो एक चीज है जो मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने नहीं की थी, मेरी गलती थी। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उसको उस पे काम किया, उसको सुधारा, और उसने मुझे काफी हेल्प मिली। सर आपकी यूपीएससी जर्नी में लॉकडाउन भी आया, कोरोना टाइम भी आया, तो क्या उससे आपको बोले तो एज एडवांटेज हुआ या फिर डिसएडवांटेज ही रहा? मैंने उस टाइम को जितना हो सकता था यूटिलाइज किया। लॉकडाउन था तो दिल्ली से हमें भेज दिया गया था, जो हॉस्टल थे बंद हो गए थे, तो मैं घर पे आया था। तो घर पे जो दिल्ली का माहौल था कि भाई आप एक हॉस्टल में तैयारी कर रहे हो, आपका एक ग्रुप है, लेकिन घर पे अकेले हो जाते हो क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, लेकिन उनके साथ आप तैयारी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने घर आके कोविड में मेरा खुद का एक शेड्यूल बनाया। डेली में सुबह और शाम छत पे जाके पढ़ाई करता था, जो हमारी घर की छत थी। मैंने योगा चालू किया क्योंकि खुद को फिजिकली फिट रखना था, बाहर जा नहीं सकते थे, तो मैंने उसी टाइम योगा भी फोकस किया कि मुझे हेल्दी भी फिट भी रहना है। और साथ ही साथ जो पीयर ग्रुप था जिसके साथ पढ़ाई करता था, फिर हमने उसको फिजिकल मोड की जगह हम उसको ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुए। या तो हम मोस्टली कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे डिस्कस करते थे, एक दूसरे को फोटोज भेज के अपनी आंसर राइटिंग चेक करवाते थे। तो उस हिसाब से थोड़ा मैनेज किया क्योंकि वो डिफिकल्ट टाइम था सबके लिए। और आप एक ही जगह रहते हो तो थोड़ा सा एक तरह से नेगेटिव फीलिंग भी आना चालू हो जाता है कि यार क्या हो रहा है, एक ही जगह फंसे हुए हैं। उस टाइम उस साल में तो एग्जाम भी डिले हुए थे, और जो पूरी यूपीएससी की साइकिल है उसमें शिफ्ट आ गया था। जो मेंस जनरली सितंबर में होता है, उस साल नवंबर में हुआ था। और पीक विंटर्स थे उस टाइम दिल्ली में, जब आंसर मेंस हो रहा था, हाथ भी नहीं चल रहे थे, तो काफी चैलेंजिंग टाइम्स थे। लेकिन वही है कि उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, और वो बाद में उसका जो रिजल्ट है मिला था। सर यूपीएससी जर्नी में आप बात करें कि आपने प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया था, मेंस में 2 अटेम्प्ट लगे, इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरू की थी और इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में निकल गया था? हाँ, इंटरव्यू की तैयारी तो जैसे मैंने बताया, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर हुआ था, तो जो मेंस का फाइनल रिजल्ट आया था उसी के बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी चालू की। क्योंकि उससे पहले 2 सेटबैक ऑलरेडी लग चुके थे, तो इंटरव्यू की तैयारी का वो था कि अगर क्लियर ही नहीं हो रहा है तो क्यों तैयारी करनी। तो उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया, क्लियर किया, तब मैंने इंटरव्यू की तैयारी चालू की। और धीरे धीरे इंटरव्यू भी एक अलग ही सेट ऑफ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रखता है। उसके अंदर आपको अपनी होम सिटी, होम स्टेट, ग्रेजुएशन, हॉबीज, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें तैयार करनी होती है जो आप प्रीलिम्स और मेंस में तैयार नहीं करते हो। तो उसको भी मैंने काफी रिफाइन करके जितना हो सकता था तैयार किया। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। और इंटरव्यू जब हुआ यूपीएससी का, तो दोनों फॉरेस्ट का और यूपीएससी के इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे। यूपीएससी में, सीएससी में मेरा 175 मार्क्स थे। और उसके बाद मैंने और इम्प्रूव किया, फॉरेस्ट में तो मेरे ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, 220 मार्क्स थे, जो कि उस टाइम हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट स्कोर था। तो इवेंचुअली इंटरव्यू में इतना इशू नहीं आया, और अच्छी मेहनत करी थी तो उसका रिजल्ट भी मिला। तो इंटरव्यू अगर आप बोले किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कैसे उसके प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए स्पेशली? इंटरव्यू नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस का भी एक इम्पोर्टेंट महत्व रखता है कि
आप कितनी कोई भी चीज कितनी कॉन्फिडेंटली कन्वे कर पा रहे हो, कितना क्लियरली कन्वे कर पा रहे हो, और साथ ही साथ उसको क्रिस्प मैनर में समझाना भी है। तो ये तीन चीजों पे मैटर करता है। और सेकंड होता है उसका प्रिपरेशन। कई लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करते हैं या होम स्टेट पे बहुत फोकस करते हैं। ग्रेजुएशन अक्सर कई लोग मतलब उसको छोड़ देते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं। तो जो भी एस्पेक्ट्स है आपके डैफ के अंदर, जो भी आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको इक्वल वेटेज देना है, इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी है। और जो भी ऑब्वियस क्वेश्चन है कि किसी भी इंटरव्यूअर का अगर वो देखेगा तो उसके दिमाग में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो मेरी भी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपने डैफ के सारे पार्ट्स को अच्छे से पढूं, अच्छे से समझूं और अच्छे से प्रिपेयर करूं। और कई क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके आंसर्स मैंने टाइप करके बनाए थे। मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता था, ऑनलाइन तैयारी करता था। तो मैंने टाइप कर लिए थे कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरह से उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। और क्लियर यूज ऑफ लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को आप घुमा फिरा के बोलोगे तो हो सकता है आपके नंबर नहीं आए, और सामने वाला इरिटेट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो मॉक इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है एक रियल इंटरव्यू से पहले? मेरे लिए तो काफी इम्पोर्टेंट था, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हो। तो मॉक इंटरव्यूज में जो एक प्रेशर होता है कि 5 लोग बैठे हैं आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और लगातार आपको 25 से 30 मिनट तक उनके क्वेश्चंस को शांति से अच्छे से जवाब देना है। तो ये सारी चीजें मॉक इंटरव्यूज में आप एक्सपीरियंस करते हो सकता है क्वेश्चन सेम ना पूछे, लेकिन जो सिचुएशन है कि कैसे आप एंटर करोगे, कैसे आप सबको ग्रीट करोगे, कैसे आप बैठोगे वो आधे घंटे के लिए, कैसे सबको आप शांति से एड्रेस करोगे, तो ये सारी चीजें मॉक इंटरव्यूज में आपको देखने को सीखने को मिलती है। और जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हो तो फिर वो जो प्रेशर है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन आप पहले भी फेस कर चुके हो। तो मेरे हिसाब से तो मॉक इंटरव्यूज काफी हेल्पफुल हुए थे मेरे लिए। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज नहीं देने, कि आप 10 15 20 मॉक इंटरव्यूज दे दिए। उससे क्या होता है कि आपका जो इनोवेशन है, आपकी जो मतलब क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है, फिर आप रोबोटिक आंसर्स देने लग जाते हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। नेचुरल आंसर्स लगने चाहिए, और जो सिचुएशन है वो प्रेशर है वो फीलिंग आपको, आप उससे यूज टू हो जाने चाहिए। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मॉक इंटरव्यू में। तो आपने 2 इंटरव्यू दिए एक ही साल के अंदर, तो व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंटरव्यू राउंड में। मेरे से जो यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू था उसमें तो एक नहीं 3 4 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। उसमें एक क्वेश्चन था, डू यू बिलीव इन लक। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आंसर सही गलत आंसर नहीं है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो वो इम्पोर्टेंट है। कि आप लक में बिलीव करते हो तो क्यों करते हो, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते। फिर एक क्वेश्चन था कि उस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर जस्ट चालू हुआ था, मतलब पीक पे था। तो उन्होंने पूछा था क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है रशिया यूक्रेन वॉर में, और जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसका एग्जाम्पल बताइए। तो टेक्नोलॉजी तो मुझे पता थी कि भाई ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, मिसाइल्स यूज हो रही है, लेकिन ड्रोन का नाम या मिसाइल का नाम मुझे याद नहीं था। तो वहां पे मैं ट्रैप हुआ था। और जो फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू था, तो उसके अंदर मैंने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। तो उसके काफी इन डेप्थ और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे कि WBM क्या होता है, एक सिविल इंजीनियरिंग में कंसेप्ट होता है, उसके बारे में पूछा था। उसके अलावा मेरे से पूछा था कि सीमेंट रोड और बिटुमिन रोड है, उसमें क्या डिफरेंस होता है कंक्रीट रोड और बिटुमिन रोड में। तो ऐसे कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे। और सिविल्स में मैं इतना तैयार नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट के इंटरव्यू में मैंने अच्छे से तैयारी की थी, तो उसमें नंबर भी मेरे अच्छे आए और मुझे हेल्प मिली उससे। सर क्या इंटरव्यू राउंड में आईआईटी से पास आउट होने का फायदा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। वो लोग आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड को चेक नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर उस बैकग्राउंड को, उस पर्सनालिटी को जस्टिफाई कर पाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप कौन से कॉलेज से हो या कौन से बैकग्राउंड से हो। मैटर क्या करता है कि आप कितने अच्छे से उनको आंसर दे पा रहे हो, और कितना इफेक्टिवली अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 14 आना, उस समय क्या एक्सपीरियंस था खुद का, फैमिली का क्या रिएक्शन था, और साथ में जो फ्रेंड्स थे जो प्रिपरेशन जर्नी में आपके साथ थे, जो खुद भी प्रिपेयर कर रहे थे? काफी ओवरवेलमिंग मोमेंट था। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने खुद ने 2 से 3 बार अलग अलग जगह से पीडीएफ डाउनलोड करी और सब में चेक किया कि एक्चुअल में वो रियल पीडीएफ है, फेक तो नहीं है। और उसमें भी फिर रैंक 14 आना, वो भी एक नो मतलब आश्चर्य की बात थी। बिलीव नहीं हो रहा था कि रैंक आ गई है फाइनली। और उसके बाद तो सबके लिए प्राउड मोमेंट था। पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था। और फिर फैमिली का भी हमेशा से ही सपोर्ट रहा है। तो सबके लिए एक प्राउड मोमेंट था कि हाँ, हमारा बेटा सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया है। और उसके बाद से तो फिर सबके सब मिलने आने चालू हुए, सबके कॉल आने चालू हुए, तो वो सिलसिला बना रहा। तो काफी ओवरवेलमिंग मोमेंट होता है किसी के लिए भी वो। सर हम अगर बियॉन्ड द रैंक बात करें कि आपको 3 साल लगे इस यूपीएससी जर्नी में, 3 अटेम्प्ट लगे, तो इस जर्नी में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, फेलियर्स भी आए, तो क्या आपने नहीं सोचा कि मैं किसी और एग्जाम के लिए शिफ्ट हो जाता हूँ या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाता हूँ? क्योंकि जब बच्चों पे आज के टाइम में बैकअप ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या डिस्ट्रैक्शंस भी होती है? हाँ, ये थॉट कई बार आया था, 2 3 बार आया था। स्पेशली जब मेंस क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में। ऐसा लगा था यार, अच्छा खासा आईआईटी से ग्रेजुएट था, प्लेसमेंट ले लेता तो अच्छी जॉब लेके शांति से जीवन जी लेता। तो एक ये थॉट तो हमेशा ही रहता है। लेकिन फिर वो भी था कि एक बार और तैयारी करनी है, एक बार खुद की गलतियों को सुधारना है। और फिर भी नहीं होता तो डेफिनेटली यूपीएससी की तैयारी छोड़ के कुछ प्राइवेट सेक्टर में या कहीं जॉब करते। तो वो एक रहता है। और बैकअप का भी यही है, सभी एस्पिरेंट से मैं यही कहूंगा कि अ, जो भी कर रहे हो पूरे मन से करो। आप डे वन से ये सोचोगे कि यूपीएससी कर लूंगा, नहीं हुआ तो कोई जॉब कर लूंगा, उस माइंडसेट से करोगे तो यूपीएससी कभी क्लियर नहीं होगा। तो जो भी कर रहे हो आप 100% दीजिए। अगर यूपीएससी करना है तो 100% यूपीएससी कीजिए। और नहीं करना है तो फिर 100% यूपीएससी छोड़ के आप जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। दोनों चीजें साइड बाय साइड करना बहुत डिफिकल्ट है। कई लोग मैंने देखा है कि यूपीएससी भी करते हैं, स्टेट सर्विस के एग्जाम भी साथ में तैयार करते हैं। तो वो भी एक चैलेंजिंग चीज होती है। मैं कहूंगा कि जो भी कर रहे हो आप 100% उसमें दीजिए। और नहीं करना है तो 100% छोड़ दीजिए। आधे अधूरे मन से, दिमाग से कोई भी एग्जाम या कोई भी जॉब करना बहुत मुश्किल है। सर क्या यूपीएससी एक रेड ट्रैप है, यूपीएससी प्रिपरेशन? ऐसा तो नहीं बोलूंगा। अगेन सब मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होती है यूपीएससी में। ऐसा तो कोई है नहीं कि आपको फोर्स कर रहा है। 12th के बाद तो चलो होता है कि हमें इतना आइडिया नहीं होता है, पेरेंट्स ने, दोस्त ने, फैमिली ने आपको प्रेशर किया कि ये करना है। लेकिन ग्रेजुएशन तक सबकी एक खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, सब में समझ आ जाती है। और ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है कि तू वापस एग्जाम या यूपीएससी दे। तो ट्रैप तो नहीं बोलूंगा, बट ये है कि सही समय में एंटर करना। और नहीं क्लियर हो रहा है एग्जाम तो सही समय में एग्जिट करना, वो बहुत जरूरी है। कई बार लोग ऐसा होता है कि 2 3 साल दे दिए हैं, नहीं हो रहा है, फिर आधे अधूरे हाफ हार्टेड प्रिपरेशन करते हैं और लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो मैं सभी को ये बोलूंगा कि अगर 2 3 या लास्ट मैक्स टू मैक्स 4 अटेम्प्ट में भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको छोड़ देना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एंड ऑफ लाइफ है। दुनिया में बहुत चीजें हैं करने को, सीखने को, समझने को। तो आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। सर अभी बात करें, यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आया है यूपीएससी का। तो एज जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका नहीं हुआ, उन्हें क्या आपकी तरफ से एडवाइस रहेगी अगले प्रिपरेशन के लिए? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अब यूपीएससी कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल हो चुका है। आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स है, रिसोर्सेज है, उनसे क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं या ना के बराबर आ रहे हैं। तो आपको एक तरह से बहुत ही ब्रॉड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था कि भाई 7 8 बुक्स है या नोट्स है, उनको कर लिया और आपका प्रीलिम्स हो गया। लेकिन आजकल वो यूपीएससी उसके बाहर निकल चुका है। पेपर भी डिफिकल्ट है तो आपको रिसोर्सेज ज्यादा रेफर करने पड़ेंगे। और एक होता है ना कि भाई
हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको ज्यादा पता होने चाहिए, तब आपके जो क्लियर करने के चांसेस है वो हाई होंगे। एक ही चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ने से हो सकता है कि इतना आपको फायदा ना मिले, लेकिन जब आपका हॉरिजॉन्टल नॉलेज बहुत अच्छा होगा तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे और क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स के। हाँ। और सर अगर हम बात करें कि आपने आईआईटी क्रैक किए थे, फिर यहाँ पे आपने आके यूपीएससी प्रिपरेशन में आपने यूपीएससी क्रैक किया, ऑल इंडिया रैंक 14, देन आप ट्रेनिंग के लिए गए, ट्रेनिंग का क्या एक्सपीरियंस था? ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इवेंचुअली आप इतनी मेहनत के बाद, इतने सालों बाद आप फ्रीडम मिलती है कि आप इंजॉय कर सको। और प्लस पहले मसूरी में और उसके बाद देहरादून में ट्रेनिंग होती है। मसूरी में फाउंडेशन कोर्स होता है और फिर देहरादून में हमारी सर्विस की ट्रेनिंग होती है। दोनों ही बहुत ही सुंदर जगह है, सुंदर सिटीज है एक तरह से। और वहाँ आपका पीयर ग्रुप होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सुंदर कैंपस है। तो ये सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। और मसूरी में तो चलो बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम रहते हैं, लेकिन देहरादून में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स थे हम। तो वहाँ बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, भारत दर्शन ऑल इंडिया टूर्स होते हैं, फिर आपकी अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती है। और फॉरेस्ट की एक्सरसाइजेज बहुत ही अच्छी होती है। हमारे वाइल्ड लाइफ टेक्निक के टूर्स थे, जंगल सर्वाइवल एक्सरसाइज थी। फिर पूरे इंडिया में हमने ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स विजिट किए थे ट्रेनिंग में। तो वहाँ के स्टेट्स में कौन से स्टेट में क्या अच्छा काम हो रहा है, क्या हम सीख सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी और समझी थी। सर तो आपने अलग अलग एरिया में गए, आपने ट्रेनिंग के टाइम पे आपने बताया, तो अगर हाँ। आप आईएफएस ऑफिसर हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है एक जब आप एस्पिरेंट थे, आज आईएफएस ऑफिसर है, मतलब पब्लिक परसेप्शन से लेके अगर हम ये बात करें कि एक ऑफिसर को कैसा लगता है, क्या ग्राउंड रियलिटीज है? अ, बहुत ही ज्यादा जो पर्सपेक्टिव है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। ट्रेनिंग में हमें यही सिखाते हैं कि कैसे एज अ ऑफिसर आपको रहना है, चीज़ों को समझना है, कैसे आपको होलिस्टिकली सबको एड्रेस करना है, कैसे जो हमारे लॉज है उसके अंदर रह के हमें अच्छा काम करना है, और कैसे गलत काम को रोकना है। तो ये सारी चीज़ें हमने ट्रेनिंग में सीखी। और जो पब्लिक का परसेप्शन है कि ऑफिसर है तो एटीट्यूड वाला होगा या काम नहीं करेगा या सुनेगा नहीं, तो वो बहुत हद तक सही नहीं है। तो एज एन ऑफिसर हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है काम करने की, बहुत हम करते भी हैं। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पब्लिक के लिए ही काम किया जाता है। हो सकता है उसमें डिलेज आए, क्योंकि ऑब्वियसली अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हो सकता है कि सारी जो मुश्किलें हैं, सारे जो चैलेंजेस हैं हम क्लियर नहीं कर पाए, बट एवरी डे इन एंड आउट फोकस यही रहता है हम किसी ना किसी तरीके से काम करें, अच्छा काम करें, और जितना उसका बेनिफिट पब्लिक को, देश को हो सकता है हम उसके लिए कोशिश करें। सर चैलेंजेस कितने होते हैं एक आईएफएस ऑफिसर को? चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशंस। हम काफी रिमोट एरियाज में पोस्टेड होते हैं। यहाँ पे एकदम से आप अगर सिटी में रहने वाले हैं, जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ, एक इट्स काइंड ऑफ रूरल इलाका है, विलेज एरिया है, छोटा सा तालुका है। तो यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी मुश्किल से मिलती है। प्लस वर्क टाइमिंग्स जैसा कुछ नहीं होता है। कभी रात को 12 बजे भी कॉल आ जाता है, सुबह 5 बजे भी कॉल आ जाता है, दिन में भी कॉल आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस ऐसे ही हैं। कभी फॉरेस्ट फायर का इशू होता है तो फायर टाइम के हिसाब से नहीं लगनी होती है, वो फायर लग जाती है। कभी किसी लेपर्ड, कोई लेपर्ड किसी पे हमला कर देता है तो हमें तुरंत वहां पहुंचना होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कहीं इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, इलीगल कटिंग हो रही है ट्रीज की। तो ये सब चीजें जनरली नाइट में या उन टाइम पे होती है जब ह्यूमन मूवमेंट कम होता है। तो ये सारी चीजें ऑड टाइम्स में होती है। और जो रेगुलर हमारा टाइम है ऑफिस का, उसमें हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, पेपर वर्क रहता है, हमारा प्लांटेशन का काम रहता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का काम रहता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, नई नई चीज़ें हम सीखते हैं और ट्राई करते हैं कि उनको इम्प्रूव कर सके, उसको बेटर कर सके, एफिशिएंट कर सके। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, वैसा है। सर आईएफएस में बात करें कि आपने बताया रिमोट एरियाज में काम करना रहता है,
तो क्या चैलेंजेस के साथ रिस्क फैक्टर भी रहता है? हाँ, रिस्क तो रहता है। मेरे साथ ही मेरा तो भाई बहुत छोटा सा ही टेन्योर रहा है। मेरे साथ भी 2 से 3 इंसिडेंट हो गए। ऐसा हुआ था कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि किसी गांव में बहुत सारा इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है। वो लोग इलीगली पेड़ काट रहे हैं और फिर वो आगे बेचने जा रहे हैं, और पूरा गांव ही ऐसा कर रहा है। ऐसा भी नहीं एक या दो परिवार या इंसान। तो जब पूरा गांव ही इलीगल काम कर रहा है और सारा का सारा जो ट्री था वो टीक वुड था, सागवान की लकड़ी थी, जो कि बहुत कॉस्टली होती है। या तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिली, हम वहां गए, हमने वहां रेड मारी, और हमें ऑन साइट बहुत सारा इलीगल जो टीक वुड है वो मिला, जो कि इलीगल था। तो हमने तुरंत कार्यवाही चालू की, हमने उसको सीज करना चालू किया, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि आप उसको सीज करते हो, फिर उसको मेजर करके आप ऑक्शन करते हो, नहीं तो इशू हो जाते हैं ये लोग। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं मेरी टीम के साथ वहां पहुंचा था, रेड मारी थी। और जब हम रेड मार रहे थे, हम जब टीक को सीज करके अपने एक ट्रैक्टर में डाल के लेके जा रहे थे, तो पूरे गांव ने हमें घेर लिया। तो हम करीबन 10 से 15 लोग थे, और करीबन 70-80 लोगों ने हमें घेर लिया, और सब ने हाथ में एक तरह से पत्थर और वेपन्स उठा लिए। तो ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि हमारा इंटेंट हमेशा होता है कि गलत काम को रोकना है, लेकिन गांव वालों को ये सही गलत समझ नहीं आता है। उनके लिए ऐसा होता है कि ये लोग आए और हमारी लकड़ी लेके जा रहे हैं। दे डोंट एक्सेप्ट कि जो वो कर रहे हैं गलत है। उनको लगता है जंगल की लकड़ी है तो हम काटेंगे, इसमें गलत क्या है। तो ऐसी 2-3 सिचुएशन हो गई थी, काफी रिस्की सिचुएशन हो गई थी। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, कोई भी कभी भी आप पे हमला कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में सिचुएशन को कंट्रोल करना, फिर उसका जो हम जिस पर्पज से आए थे कि हमें वुड सीज करना है, उसको सीज करके बाहर निकलना, तो बहुत चैलेंजिंग रहता है। और हर हर समय कुछ नया चैलेंज होता है। इससे पहले मैं जो मेरा रेंज अटैचमेंट था वो 4 महीने का होता है, वो मेरा गिर में था, गिर फॉरेस्ट में। तो वहां पे ऐसा हो गया था, एक लायन ने किसी गांव वाले के कैटल को किल कर दिया था। वो तो वाइल्ड एनिमल है, वो नॉर्मल टेंडेंसी है। तो हम उसको एसेस करने गए थे, तो उसके अंदर भी हमें गांव वालों ने घेर लिया कि आपका लॉयन है, हमारी गाय को खा रहा है। और वो भी लोग एक तरह से वायलेंट हो गए थे, हमारी गाड़ी को घेर लिया था। तो ऐसी सिचुएशंस होती है, और चैलेंजिंग भी है, रिस्की भी है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी कि गलत काम को रोकना है और उस सिचुएशन को शांत तरीके से उसको सेटल करना है, और सरकार के लिए और पब्लिक के लिए, दोनों के लिए फायदा हो ऐसा काम करना है। जब जब वायलेंस हो जाता है तो समझाना कितना मुश्किल हो जाती है? बहुत मुश्किल होता है, और समझाना उन लोगों को समझा सकते हो जो समझना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज में जहाँ इलिटरेसी है, बैकवर्ड एरियाज है, वो लोग ज्यादा समझते नहीं। उनको आप लॉजिक नहीं दे सकते कि ये कर रहे हो तो सही है, ये कर रहे हो तो गलत है। उनका ऐसा है कि हम कर रहे हैं तो करेंगे। और उसके अंदर फिर उस सिचुएशन को समझाना, उधर से बाहर निकलना बहुत चैलेंजिंग रहता है। और उसमें फिर लोकल जो स्टाफ है, लोकल जो समझदार लोग होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और फिर इस सिचुएशन को डील करने का ट्राई करते हैं हम लोग। इस टाइम में स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं आप? मतलब जर्नी की बात करें, एस्पिरेंट जर्नी की, या फिर अभी की बात करें आईएफएस ऑफिसर बनने की बात की? स्ट्रेस तो रहता ही है। तो सबसे पहले तो जो स्लीप साइकिल है उसको सही रखते हैं, कि टाइम पे सो जाना, लगभग रात को 10, 10:30, एट मैक्स 11 बजे, सुबह टाइम से जगना। और मैं फिजिकली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, जिम, योगा, रनिंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हूँ ताकि फिजिकली फिट रहे। प्लस जो भी है उसको अगर सही तरीके से करोगे तो स्ट्रेस होने के चांसेस कम रहते हैं। आप कुछ गलत सोचोगे, गलत तरीके से कुछ करना चाहोगे, तो ऑब्वियसली आप जब गलत करते हो तो दिमाग में हमेशा रहता है कि पकड़े जाएंगे, कुछ गलत हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं कि एक तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होना चाहिए, और प्लस आप रूल से, वैल्यू से चलेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है फूड। आप अगर हेल्दी फूड खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी भी है, आपका जो माइंड भी है, वो भी सही रहेगा, और आप अच्छा काम करने में आपको सपोर्ट रहेगा।
सर आपने बताया था कि यूपीएससी के मेंस एग्जाम के बाद हमें 6 महीने के बाद हमें पेपर देखने को मिलता है, हमारी गलतियों का एनालिसिस करने का टाइम मिलता है, या फिर बोले कि यूपीएससी तब जारी करती है। अगर आप यूपीएससी की सर्विस में जाएं, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उनके सिस्टम में जाएं, तो क्या चेंजेस आप चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स के लिए करना? एक तो रिसेंटली यूपीएससी ने किया है कि तुरंत आंसर की रिलीज करते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा है कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन कैंसिल होते हैं, डिलीट होते हैं या एम्बिग्यूटी रहती है। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई जो भी क्वेश्चंस है आप थोरोली उसको वेरीफाई कीजिए, जिसमें भी डाउट होने के चांसेस है वैसे क्वेश्चन नहीं दीजिए। और रही बात मेंस की, तो मेंस में भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। हम हर साल देखते हैं कि किसी ऑप्शनल में बहुत ज्यादा लोगों का नंबर आ रहा है, किसी ऑप्शनल में कम आ रहा है, स्केलिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इतना बड़ा अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी, स्पेशली ऑप्शनल्स को लेके, पेपर्स को लेके, तो अच्छा रहेगा। मतलब सभी एस्पिरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं खासकर के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा कि भाई जो भी मेहनत की है उसका उनको रिजल्ट मिले। तो ये कुछ चीजें हैं, रिफॉर्म्स हैं जो मैं चाहता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ जर्नी को, एक्सपीरियंस को शेयर करें, और जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस पूरे पॉडकास्ट को, जिन्होंने देखा, उन्हें क्या आप लाइफ लेसन देना चाहेंगे? क्या आप बताएंगे कि आपने जो मिस्टेक्स की वो ना करें? सभी एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, और जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे दिल से कीजिए। हाफ हार्टेड प्रिपरेशन, हाफ हार्टेड जॉब कभी काम नहीं करती है। और जो भी आपके नियर एंड डियर वंस है, फैमिली है, पेरेंट्स है, हमेशा उनको साथ लेके चलिए। वो आपके अगेंस्ट कभी नहीं होंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और खुद को फिजिकली मेंटली फिट रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किलें होती है, लेकिन जब हेल्थ इशू हो जाता है तो वही आपकी सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो खुद को जब आप फिजिकली मेंटली फिट रखेंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। और हमेशा कुछ ना कुछ नया, इनोवेटिव और एफिशिएंटली करने का ट्राई कीजिए, किसी भी सेक्टर में आप हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यही कहूंगा कि इन द एंड देश के लिए कुछ करना है। तो वो जब तक आप में भावना है कि मुझे भारत के लिए, देश के लिए कुछ करना है, आप अच्छे से कर पाएंगे। और उसी मोटिवेशन से, उसी एनर्जी से आप तैयारी भी कर पाएंगे। सर तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आईआईटीज के एक्सपीरियंस से लेके आईएफएस ऑफिसर के एक्सपीरियंस को, यूपीएससी जर्नी को आपने डिफाइन किया, स्ट्रेटजी को डिफाइन किया, अब बच्चों के लिए भी एडवाइजेस दी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर जो हमारे साथ आप जुड़े, इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स बताने के लिए। थैंक यू, वेलकम।